गौर फरमाना, जहां हम लोग चल रहे थे, हम लोग आज का क्वेश्चन देख रहे थे, भारत की एक राष्ट्र के रूप में विशेषता। भारत की एक राष्ट्र के रूप में विशेषता क्या होनी चाहिए, यहाँ पे फोकस करिए, एक ही बार में आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। भारत की एक राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र को एक करने के लिए, किसी भी परिवार को एक करने के लिए, किसी भी क्षेत्र को एक करने के लिए, उनमें जैसे ही एक शब्द लगता है ना, कहते हैं हमारा परिवार। जब हमारा परिवार लगता है तो सारे परिवार के लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वैसे ही एक भारत को एक करना है, भारत की एक राष्ट्र के रूप में एकता की बात कर रहे हैं, तो मतलब मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम, सारे ही लोगों का प्रेम और श्रद्धा किसमें, भारत माता के प्रति होगा, तभी हम किसी दूसरे देश से लड़ने के लिए जाएंगे तो एकता के रूप में जाएंगे। और हम करेंगे क्या है, हम क्या है, हम भारतवासी हैं। ठीक है, हमें किसको मानना है, हमें चीनियों को मानना है, जिससे भी हमारा युद्ध चल रहा है हम उसके प्रति एकजुट होकर जाएंगे। और वो एकजुटता कैसे आएगी, उस एकजुटता के लिए हमारे पास मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का होना आवश्यक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इस वाले आप हेडिंग को जब आप खोलेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग, फिर सेकंड हेडिंग की तरफ चलते हैं हम लोग, तो इसमें आप राइट क्या करेंगे, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा या प्रेम, भारत में रहने वाले लोगों के प्रति क्या होगा, स्वाभाविक लक्षण विशेषता, मतलब वही है, जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है उस व्यक्ति का भारत के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम हो, श्रद्धा हो, और मातृभूमि के लिए कुछ करने का क्या हो, साहस रखता हो। साथ में आप लिखेंगे, भारत में लाखों की संख्या में लोग पैदा होकर विदेश में जाकर बस जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं भारत में जिनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन वे आज सर्विस कहाँ दे रहे, दूसरे देशों में। लेकिन वहीं अगर जिसके जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता होगा, वो भारत में रहकर ही अपनी अच्छी शिक्षा का प्रसार करेगा, लोगों को रोजगार देगा, या जो भी सर्विस करता है, सैलरी के चक्कर में वो अपने देश से दूसरे देश नहीं जाएगा। जो देश के प्रति क्या रखता है, प्रेम रखता है, तो वही सब इसमें लिख देना, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने देश के लिए तैयार रहता है किसी भी परिस्थिति में। और अगर जैसे कोई व्यक्ति है, पढ़ लिख जाता है, सही जॉब ले लेता है, तो वो विदेश भागने की बजाय भारत में ही कम सैलरी पर रहना पसंद करेगा और अपने ज्ञान का नॉलेज अपने भारतवासियों को ही बांटना पसंद करेगा। ठीक है, और ये लोग कौन कर पाएंगे, ये वही कर पाएंगे जिनके अंदर जो व्यक्ति मातृभूमि से प्रेम रखता होगा। ठीक है, और यही मातृभूमि के प्रेम क्या बन जाएंगे, अंग बन गए हैं एक हिसाब से, मातृभूमि के अंग है, जो मातृभूमि से प्रेम कर रहे हो मातृभूमि के अंग हो जाएंगे। दूसरी हेडिंग की तरफ जाते हैं हम लोग, एक हेडिंग समझ में आ गई, आ गई ना। चलिए दूसरी हेडिंग की तरफ जा रहे हैं। दूसरी अगर हम बात कर ले, इसमें है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता, भौगोलिक एकता, भौगोलिक एकता की बात करें अगर हम, तो ये बात कर रहे हैं जैसे हम लोग जहां रह रहे हैं उसी को हम भौगोलिक एकता बोलते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने सीधा रखा है कि जब कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का जन्म, जैसे आपका जन्म बुंदेलखंड में हुआ है, कहाँ हुआ है, बुंदेलखंड में हुआ, कहाँ हुआ, बुंदेलखंड में, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगेगा, क्या लगेगा, आपका बुंदेलखंड ही लगेगा। ये आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का मतलब है आपको बुंदेलखंड से क्या हो गया है, प्रेम हो गया है, आप बुंदेलखंड में रहना ही पसंद करते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म जहां हुआ हो या लंबे समय तक वो उस क्षेत्र में किसी विशेष कार्य को कर रहा हो, व्यापार भी कर सकता है, बिजनेस भी चला सकता है, तो वो क्या उस भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को लगाव हो जाता है। जैसे आप लोग अभी गुरसाए में बैठे हो, तो आपको क्या गुरसा से लगाव है कि नहीं है, जल्दी छोड़ने का मन। जो गांव से आता है तो लंबे दौर से गांव में जन्म हुआ है, तो उसको लगता है गांव जाए मस्त, वहां पे बढ़ के ठंडी हवा मिलेगी, तालाब का किनारा है, मतलब अच्छा माहौल है। तो कहीं ना कहीं जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आप लंबे समय से रह रहे हैं, वहां पर आपको क्या लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। आ गई बात समझ में, लिख लोगे अब इसमें। ठीक है, तीसरी हेडिंग हम लोग लेके आ रहे हैं, सांस्कृतिक एकरूपता।
सांस्कृतिक एकरूपता। सांस्कृतिक एकरूपता, संस्कृति का संबंध होता है आपकी सभ्यता से, संस्कृति से, भाषा से, ये सब आपकी संस्कृति में आती हैं। तो भारतीय संस्कृति इस देश की राष्ट्र बनाती है। भारतीय संस्कृति इस देश को एक राष्ट्र, हमारी जो इतनी बढ़िया संस्कृति है, अगर हम भारत की संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति क्या है, एक बेहतरीन अच्छी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति ही हमें एक अच्छा राष्ट्र बनाती है। हमारी संस्कृति ही हमें एक अच्छा क्या बनाती है, राष्ट्र बनाती है। ठीक है, हमारी संस्कृति ही हमें क्या बनाती है, एक अच्छा राष्ट्र बनाती है। इसके साथ क्या हुआ है, यह विभिन्नता में एकता के लिए हमारी क्या, विभिन्नता में मतलब एकता, मतलब हमारा ये भारत जो है, कह सकते हो इसमें क्या, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे, क्या रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग, प्लस विभिन्न संस्कृति भी है, मतलब बोलचाल भाषा अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है। तो विभिन्नता के बाद भी हमारे अंदर क्या है, एकता है। हम भाषा के आधार पर तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जब कभी देश की बात आती है तो हम पूरा सिर्फ और सिर्फ क्या बसते हैं, भारत बसते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारी संस्कृति हमें एक अच्छा राष्ट्र बनाती है। हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वही भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाती है। हमारे देश में, हमारा देश क्या विभिन्नताओं में एकता रखने वाला देश है। हम कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न, ऐसे ही लिखना है आपको, हम कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और फिर भी हम लोग, जब देश की बात होती है तो हम सब लोग क्षेत्रवाद और भाषावाद को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भारतीय होते हैं। यही हमें औरों से अलग बनाती है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, विभिन्नता में एकता है। ठीक है, 3 हेडिंग कंप्लीट हो गई आपकी। चौथी की तरफ चलते हैं। चौथा जो आपको डायग्राम में लिखना है, चौथी हेडिंग बनाना है, सामान्य इतिहास। सामान्य इतिहास तो बहुत अच्छा इतिहास है हमारा, सामान्य इतिहास। अब हम सामान्य इतिहास की बात अगर हम करेंगे, सामान्य इतिहास में वही है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारा इतिहास है, प्राचीन भारत में हम जाएंगे, हमारा एक सभ्यतापूर्ण इतिहास रहा है। ठीक है, संस्कृति गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हमारा अतीत कैसा है, गौरवपूर्ण है, हम इतिहास से सीखते हैं। प्लस हमारे धर्म सुधारकों ने, हमारे जो संत हुए, धर्म सुधारक हुए, पहले तो हम इतिहास में देखेंगे कि हम लोगों ने कई वर्षों तक हमारे क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद ही हमें आज़ादी दिलाई है। एक पैराग्राफ में ये लिख देंगे। दूसरा हम लिख देंगे कि क्या हुआ कि हमारे जैसे हमारे यहाँ पर कह सकते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले हैं, विवेकानंद, और साथ में हम कह सकते हैं कौन, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आदि समाज सुधारक, धर्म सुधारकों ने लंबे समय तक क्या किया, संघर्ष के बाद क्या किया, अनेकता में एकता को बांधने का काम किया, बुराइयां, जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी, इनको हटाने का प्रयास किया। मतलब भारत अपना राजनीतिक आर्थिक इतिहास है, भारत का एक खुद का राजनीतिक इतिहास है, खुद का आर्थिक है। राजनीतिक में हमने लड़ाइयां लड़ी, 1847 क्रांति लड़ी, उसके पहले पहुंच जाओ तो हमारा खुद का एक भारत था, हम स्वतंत्र थे। ठीक है, 712 के बाद हमारे ऊपर आक्रमण हुए, फिर यहाँ से जो आपके अरबी जो आक्रांता है, उन लोगों ने कब्जा किया, अंता फिर आपका दिल्ली सल्तनत आया, फिर मुगल काल आया, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, और फिर हम अंग्रेजों से लड़ते लड़ते आजाद हो गए। गांधी जी ने लंबे समय तक क्या किया, संघर्ष किया, कई आंदोलन चलाए, इसके बाद हमें आज़ादी मिली। अब वो एक तरफ राजनीतिक आंदोलन, आज़ादी की स्वाधीनता के लिए आंदोलन चलाए रहे थे, और एक तरफ आपके समाज सुधारक, धर्म सुधारक संत धर्म और समाज को सुधारने के लिए कार्य करते रहे। तो वही हो जाएगा सामाजिक इतिहास। ठीक है, सामान्य इतिहास हमारा क्या है,
ए है, नॉर्मल हो गया। अब हम एक आध पॉइंट अगर और इच्छा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, जन, एक और अगर हम ले लेंगे तो हम कह देंगे जन इच्छा, मानव की इच्छा। हमारी छठवीं हेडिंग अगर हम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, जन इच्छा। जन इच्छा में उन्होंने कहा मैजनी क्या कह रहे हैं इसमें, मैजनी साहब क्या कह रहे हैं, मैजनी साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मैजनी साहब, उन्होंने एक शब्द कहा है, क्या कहा है कि लोक इच्छा को राष्ट्र का आधार बताया है। लोक इच्छा मतलब लोगों की इच्छा, ठीक है। मैजनी ने क्या बताया है, लोक इच्छा को राष्ट्र का आधार बताया है। लोक इच्छा को राष्ट्र का आधार किसने बताया है, मैजनी ने बताया है। अब इसमें क्या रह गया, कुछ नहीं। देखो 6 हेडिंग में आपके 2 पन्ना भर जाने, 2-2.5 पेज हो जाएगा। तो ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट है आराम से। मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम, इस हेडिंग में आपकी 4 लाइनें भी बताई हैं। भौगोलिक एकता, बुंदेलखंड राज्य अच्छा है, प्रेम है, आप जहाँ रहेंगे, आपका जन्म एरोरा में हुआ तो आपका मन कहाँ लगेगा, एरोरा में लगेगा। तुम्हारा देवरा में हुआ तो तुम्हारा देवरा में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये करगवा से आया तो इसका करगवा में मन लगेगा। मतलब जिस व्यक्ति का जहाँ जन्म हुआ है उसको वहाँ की भौगोलिक स्थिति से प्यार हो जाता है, कह सकते हो वहाँ की भौगोलिक स्थिति उसको अच्छी लगने लगती है और वहीं उसको मन लगता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कहीं जाता है तो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, उसको घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, तो घर क्या अलग है, बस अंतर जो है वहाँ की भौगोलिक स्थिति उसके अंदर समाई हुई है, वही उसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है, समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायग्राम देख लो, बना लो, इस डायग्राम से सीधा याद हो जाएगा, इसको पकड़ोगे और सीधा याद करते चलोगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन और है, भारत विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, ठीक है। भारत का बंटवारा तो हमें देखना ही, अभी हमने एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है, इस क्वेश्चन में भारत की एक राष्ट्र के रूप में बांधा है। अब भाई दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, भारत विभाजन, भारत भारत विभाजन। भारत विभाजन क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में होगा, या भारत विभाजन के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, भारत विभाजन के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारत विभाजन के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। कर दो वर्णन, क्या दिक्कत है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ बना देते हैं, भारत विभाजन हेडिंग टाइप की, और इसी में अभी आपको हम समझा दे रहे हैं। ये भारत विभाजन है। अब विभाजन क्यों होगा भाई, पहली हेडिंग कारण में क्या होगा, कारण क्या था इसका पहला, भारत विभाजन का कारण। तो इसमें पहला कारण सीधा सीधा है, या पहले तो आपको पता है जिन्ना की हट धर्मता, अगर यहाँ की स्थिति जो बनी है, स्थिति बनने के पीछे आप अगर उधर जाएंगे तो जिन्ना की हट धर्मता ही भारत विभाजन का कारण बनी। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, तो अंत तक उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिन्ना साहब की हट धर्मता उन्हें अलग चाहिए था। विभिन्न जगह जब दंगे हुए, जब गांधी ने देख लिया कि अब हमारे रोकने से रुकने वाला नहीं है, तब मजबूरी में आके उन्होंने क्या कहा कि हाँ भाई हम बंटवारे के लिए सहमत हैं। उसके पहले वो बंटवारा नहीं चाहते थे। तो पहला जो अपन हेडिंग बनाएंगे, अंग्रेजी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति। पहला क्या था, ना जब फूट डली होती और ना वो विभाजन करा पाते।
फूट डालो और राज करो। अब देखो फूट फूट डालो और राज करो का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अंग्रेज ये कहते थे आपस में लड़वा दो और आपस में लड़ाने के बाद क्या करो, यहीं पे राज करो। पहले जो मजबूत है उसको कमजोर के साथ मिलकर हरा दो, और जब मजबूत को हरा दोगे तो कमजोर तो सहारा ही लेके बैठा है, उसको तो जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन नीचे गिर जाएगा। भाई एक विकलांग व्यक्ति के साथ लग के उसका सहयोग कर दोगे और दो ही हाथ पांव वाले को हरा दोगे। अब विकलांग का क्या है, चच्चा है जब पटक दो। वही तो अंग्रेजों ने किया हमारे साथ कि उन्हें देख लिया कि भाई ये व्यक्ति कमजोर है तो उस व्यक्ति का उन्हें सहयोग दिया और एक ताकतवर व्यक्ति को हरा दिया। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं अंग्रेजों ने या ब्रिटिश शासकों ने, कह सकते हैं अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालो। क्या डालो? फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया। ठीक है, उनने दोनों को बता दिया उन्होंने कि तुम भी शासक बन सकते हो, तुम भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, ऐसे सपने दिखा दिए। अब जो व्यक्ति सपने देख लेगा तो वो व्यक्ति फिर पीछे थोड़ी हटेगा। उन्हें लगा हम प्रधानमंत्री बन जाए, और इसी चक्कर में भारत का विभाजन हुआ। अब हुआ कैसा कि जो आपका मुस्लिम लीग थी और एक कांग्रेस थी, क्या हुआ था कि अधिकतर राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदुओं ने भाग लिया था। ऐसा नहीं थे मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम भी थे उसमें, लेकिन जो एक मुस्लिम लीग बाद में बनी, एक अब्दुल्ला थे कांग्रेस के साथ, एक जिन्ना साहब थे, जिन्ना साहब ने खुद की लीग बनाई थी, वो चलते थे अंग्रेजों के सहारे पे। तो जिन्ना साहब ने क्या किया कि यहाँ पे जब बराबरी की बात होने लगी तो जिन्ना साहब ने सीधी मांग रखी कि हम अलग राष्ट्र चाहते हैं पाकिस्तान। हालांकि एक अब्दुल कलाम, काफी 3-4 लोग हुए, अब्दुल कलाम नहीं, ठीक है, जो 3 थे, अब्दुल कलाम थे और भी थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, कांग्रेस का समर्थन किया था। ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन ऐसी स्थिति में वहां पे जो जिन्ना साहब थे उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लिया था और उन्होंने सीधा कह दिया था कि हम क्या करेंगे, हम अलग राष्ट्र चाहते हैं और हम किसी भी स्थिति में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जब अब यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, जो मुस्लिम संप्रदाय था उनको क्या किया, प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया। बढ़ावा क्यों दिया? क्योंकि लड़ाई नहीं लड़ोगे तो फिर तुम्हें कैसे मिलेगा। तो उन्हें देख लिया कि ये व्यक्ति को हम भड़का दे रहे, ये व्यक्ति इनसे लड़ जाएगा, एक से हम तो यहाँ राजा बन के न्याय करेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी जो हिंदू मुस्लिम जो विवाद हुआ, ठीक है, आपसी फूट हुई, इसके कारण भी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो कि बंटवारे का एक कारण बना। सीधा सीधा एक हो गया। दूसरी हेडिंग अपन डाल लो, लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति, दूसरी हेडिंग आती लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति। लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति, ये हो जाएगी क्या, सेकंड हेडलाइन। अब तुष्टीकरण की नीति में उन्होंने क्या किया, तो सीधा सीधा ये था, इस समय ये कर रहे थे जो कांग्रेस ने लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, वो तो अच्छी बात है। यहीं पे 1916 में लखनऊ पैक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया था। 1916 में क्या किया था, 1916 में सांप्रदायिक
निर्वाचन प्रणाली प्रणाली को स्वीकार। एक तो जो भी कारण मान लो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया, ठीक है, और सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया। एक पॉइंट और इसमें जोड़ेंगे, क्या किया गया यहीं पर साथ में, सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया, बंबई से अलग, और सीआर फॉर्मूले की मांग करी। सीआर सीआर फॉर्मूला सीआर फॉर्मूला सीआर फॉर्मूला से क्या किया इन्होंने? सीआर फॉर्मूले में पाकिस्तान की मांग को कुछ सीमा तक स्वीकार कर लिया। सीआर फॉर्मूला में इन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया। अब देखो फिर से एक बार समझो इसको, इस हेडिंग को फिर से देखो। भारत में क्या होगा? मुस्लिम लीग की नीति, अपन हेडिंग डालोगे, इसमें लिखोगे कि लीग ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। 1916 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जानते हो क्या होती है? नहीं जानते ही? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मतलब हो एक ही जाति के एक ही लोग वोट डालें। मतलब जैसे सांप्रदायिकता की बात करें तो जैसे यहाँ पे ये आपका गांव, ये आपका गांव है। अब यहाँ पे 6, 7, 8 है मुस्लिम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 150 है कोई SC हरिजन, और यहाँ पे मान लो और भी यहाँ पे हिंदू कह सकते हो, हिंदू जाति के भी 200 लोग रह रहे। ऐसी स्थिति में ये क्या करें? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के साथ होता था कि एक ही जाति के, जो जाति सबसे कम होती, अंग्रेजों ने इनको उठाते थे, तो उन्हें देख लिया कि 8 लोग हैं, तो इनको तो हम जैसा कहेंगे ऐसा मानेंगे, तो इनको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के तहत इनको चुनाव लड़वा दिया। अब इनको यही 6-7 लोग वोट डालेंगे, ये सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में जब ये लोग सांप्रदायिकता को अंग्रेजों की नहीं मान रहे हैं, तो इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली नहीं माननी चाहिए थी। फॉर्मूला ये बनता, लेकिन इन्होंने क्या किया? मान लिया। जब मान लिया इस चीज को, तो क्या होगा? फिर यहाँ पे जो कांग्रेस है वो इनसे क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस मुस्लिम लीग से रुष्ट हो जाएगी, और मुस्लिम लीग अंग्रेजों की जो चाल थी कि फूट डालो और राज करो की नीति, उसके तहत फंस जाएगी, काम करने लगेगी। तो यहाँ पे सीधा है कि एक तो ये हो गया कि 1916 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट है सीआर फॉर्मूला, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। क्या किया गया? पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? कितनी हेडिंगें होंगी? 2 हेडिंगें होंगी। पहली आपकी हेडिंग है फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो, ऑटोमेटिक बंटवारा हो जाए, ठीक है। दूसरा था लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति। लीग के प्रति काय की नीति? तुष्टीकरण की नीति। अब तीसरी जो हेडिंग अपन बता रहा है, हिंदू मुसलमानों में परस्पर अविश्वास की भावना। क्या हो रहा हो? तो हिंदू मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे पर विश्वास ना होना, विश्वास ना होना। कैसा? अब इसमें भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है? हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि आप अगर सल्तनत काल में पहुंच जाएं, हिंदू विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सल्तनत काल में
सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत काल में क्या हुआ? मुस्लिम शासक आए, इन लोगों ने क्या किया, जो आपके अरबी मुस्लिम शासक आए उन लोगों ने अत्याचार किए। इसके बाद मुगल काल, मुगल काल में भी हमारे ऊपर अत्याचार हुए। हम लोग इन चीजों से ऑलरेडी पहले वक्तव्य वो भी थे, औरंगजेब का हमने शासन देखा था। इसलिए हिंदू मुसलमानों के प्रति सामाजिक बहिष्कार संबंधी व्यवहार भी अच्छा नहीं लगा। मतलब एक दूसरे की भावना क्या थी, एक दूसरे से क्या थी, एक जो परस्पर भावना होती थी, विश्वास की भावना थी, वो नहीं हो रही थी। अब हुआ क्या कि अब यहाँ पे जगह जगह आंदोलन हुए। हिंदुओं ने किसका बहिष्कार किया? बहिष्कार किसका कर रहा है? हिंदू मुस्लिम का। और मुस्लिम पाकिस्तान साइड की को बहिष्कार कर रहे हैं? हिंदू को। अब दोनों का जब बहिष्कार हुआ तो जहां पर प्रेम बढ़ना था वहां तक क्या हुआ, एक दूसरे से और ज्यादा घृणा बढ़ने लगी, लड़ाई हो गई, विद्रोह होने लगे। मुसलमानों को ईसाइयों का व्यवहार हिंदुओं की तुलना में अच्छा लगा, भी ईसाइयों के निकट होते चले गए। इसी टाइम पे ईसाई भाई, ईसाई मतलब वही क्रिश्चियन अंग्रेज, तो उन लोगों ने थोड़ा सा रुख बदला, वो फायदा ले रहे थे इस चीज का, उन्होंने इनके प्रति नरम रुख अपनाया। इससे क्या होगा, हिंदू मुसलमानों के एक दूसरे का विश्वास ना होना, ठीक है, विश्वास ना होना, सल्तनत काल की बातों को याद रखते हुए हिंदुओं ने मुसलमानों को मुस्लिम बहिष्कार किए, मुसलमानों ने हिंदू बहिष्कार किए। इससे एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना ने जन्म लिया और एक दूसरे से दूरियां बनती चली गई। तीसरी हेडिंग हो गई, ठीक है। चौथी हेडिंग हो गई, नंबर 4 हेडिंग। नंबर 4 का आते कारण का आते भाग विभाजन के चौथा कारण लिखोगे, जिन्ना की हठ धर्मता, अभी हमने बताया था। जिन्ना की इसमें तो आराम से बना के लिख देना, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। जिन्ना की हठ धर्मता, जिन्ना की हठ धर्मता मतलब जिन्ना द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थक था, ठीक है। काय का समर्थक था जिन्ना? द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थक। काय का? द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थक। द्विराष्ट्र के सिद्धांत का क्या था? समर्थक था। द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थक था। 1940 में, 1940 में क्या हुआ था? 1940 में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए जिन्ना साहब के सामने, कई संवैधानिक प्रस्ताव रखे गए। कई संवैधानिक क्या रखे गए? प्रस्ताव रखे गए, लेकिन जिन्ना की हठ धर्मता खत्म नहीं हुई। अंततः जिन्ना ने क्या किया? भारत और पाकिस्तान का विभाजन करा ही दिया। अब वो ये सांप्रदायिक दंगे, अब हेडिंग इसके बाद 5वीं बनाना, क्या? सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं बताइए कोई, पढ़ा किसी को? सांप्रदायिक मतलब हिंदू मुस्लिम के जगह जगह दंगे हुए, तो पीछे पड़ रहे थे अपन, हिंदू और प्लस मुस्लिम। अब यहाँ पे जिसकी जहाँ पे संख्या थी, इस प्रकार का जहर घुल गया समाज में कि जिसकी जहाँ ज्यादा संख्या थी वहां वहां दंगे होने लगे, एक दूसरे को दिक्कतें आने लगी। इससे गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी कभी भी भारत को ऐसी स्थिति में देखना नहीं चाहते थे। यहीं पे मौलाना अबुल कलाम थे, हम जो ले रहे थे, मौलाना अबुल कलाम के अनुसार 16 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में काला दिन है। एक व्यक्ति था मौलाना अबुल कलाम, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। ये भारत पाकिस्तान विभाजन के पक्षधर नहीं थे, ठीक है, ये पाकिस्तान और भारत के पक्षधर नहीं थे। इन्होंने 16 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में काला दिन बताया, भारतीय इतिहास में काला दिन बताया। कैसा बताया? काला दिन बताया। क्यों बताया?
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा। ठीक है, समझ में आ गया? कितनी हेडिंग हुई? 5-6 हो गई, बहुत है, बस का है। सत्ता के प्रति आकर्षण लिख देना। सत्ता के प्रति आकर्षण का मतलब होता है सभी नेता क्या चाहते थे? वो चाहते थे हमें सत्ता मिल जाए, वो चाहते थे हमें, इस सत्ता के लालच के कारण भी भारत विभाजन हुआ। ठीक, तो भारत विभाजन की जो हेडिंग है वो समझ में आ गई आपको? एक बार फिर से रिकॉल कर लो। भारत की तो एक राष्ट्र वाला है। इसके बाद भारत विभाजन का वर्णन, तो वह फूट डालो राज करो की नीति एक हेडिंग। दूसरा, लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति, ये वाले पॉइंट डाल लेना। तीसरा है हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे पर विश्वास न करना। चौथी वाली हेडिंग है जिन्ना की हट धर्मता। पांचवी हेडिंग डालेंगे आप क्या? सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे कहते हैं जिनको आप, हिंदू मुस्लिम दंगे। और इसी के बाद बस आप इतनी डाल लेना। फिर वही डालना है तो डाल लेना क्या कि सत्ता के प्रति आकर्षण, एक हेडिंग बना लेना, सत्ता के प्रति आकर्षण। उस टाइम के कांग्रेस के विभिन्न नेता और मुस्लिम लीग के नेता सब लोग सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठना चाहते थे। वह एक दूसरे को समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः ये भी एक विभाजन का मुख्य कारण रहा। ठीक, वे चाहते प्रधानमंत्री हम बन जाए, वे चाहते हम बन जाए, अंत में तो ये नहीं बन गए। वे पाकिस्तान के बन गए और ये भारत के बन गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है।